की यात्रा हेलन केलर के जीवन पर आधारित ये एकल नाटक। धन्यवाद। जो कहना था सर ने सब कुछ कह दिया। मेरा अलग से कुछ कहना नहीं है। बस यहाँ पे उपस्थित सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। सर ने जिस हेलन केलर के बारे में बताया, आप तो जानते हैं ना उनके बारे में। तो वो बच्ची देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, पर मैं फॉर्चुनेटली देख भी पाती हूँ, सुन भी पाती हूँ, बात भी कर पाती हूँ। अब अगर देखिए, आप इतने क्लोज बैठे हुए हैं, मैं आपके इतने पास बैठी हुई हूँ, है ना। अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, तो वो मुझे सुनाई देगा, वो मुझे दिखाई देगा। और अगर मेरा कंसंट्रेशन टूट गया आपको कहानी सुनाने में, तो यहाँ पर मतलब आप किसी को मज़ा नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर ये चुपचाप धीरे से कहानी सुने, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको नाटक के बीच कोई भी कंफ्यूजन आया, कहीं पे भी अगर लगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो नाटक के बाद आप मुझे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, adapted and performed by me, Poulomi Ghosh, designed and directed by Sri Lakiji Gupta. Journey from Darkness to Light, a solo performance based on Helen Keller's autobiography. Thank you.
अभिनेत्री। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपके अंतर्मन में छुपी उन सारी कहानी और भावनाओं को ढूंढना जो आप किसी को बता नहीं पाते या फिर बताने की कोशिश तो करते हैं पर शब्द खोज नहीं पाते। उन सारी कहानियों को और भावनाओं को ढूंढकर अपने अभिनय के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना ही मेरा काम है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। उन सारी भावनाओं को जिंदगी देने के लिए मुझे उन्हें जीना पड़ता है, तब जाके मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर पाती हूँ। आपके अंदर जो भी अनुभूति है, सुख, दुख, हंसी, आंसू, गुस्सा, प्यार, लगाव, नफरत, जलन, जो भी है, उन सारे अनुभूतियों को अनुभव करना, महसूस करना और बहुत बारीकी से आप सबके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि आप भी उन अनुभूतियों को महसूस कर पाए, अनुभव कर पाए और मेरे अंदर आप खुद को खोज पाए। आपको ऐसा लगे कि इस समय यहाँ पर मैं नहीं बल्कि आप खुद खड़े हैं। ये विषय कैसा है? ये विषय ऐसा है जैसे खुद को आईने के सामने देखना। तो थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर जिस लड़की को देखा, डरी हुई, सहमी हुई, रोती, भागती, बदहवास, वो लड़की है हेलन केलर। दुनिया भर में मशहूर हेलन केलर, जिसका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अल्बामा प्रदेश के तस्कुम्बिया में हुआ था। हेलन और 5 साधारण बच्चे जैसे ही पैदा हुई। जन्म के कुछ ही दिनों में उसने घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया, सबकी आंखों का तारा बन गई। हेलन में एक अद्भुत खूबी थी। मात्र 6 महीने की उम्र से वो घर के सभी सदस्यों का नकल कर सकती थी। जैसे कोई उसके सामने उबासी ले रहा हो, ऐसे हेलन तुरंत उस उबासी की नकल कर देती। या फिर मान लीजिए कि कोई घर से बाहर जा रहा हो, बच्ची सी हेलन को बाय कह रहा हो, छोटी सी हेलन माँ की गोद में खेलते हुए ऐसे हाथ हिलाकर उस बाय का जवाब देने लगती। इस तरह खेल कूद में कब 1 साल बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। और फिर इसके बाद आया वो मनहूस फरवरी के महीने में हेलन लगातार बीमार रही। उसको लगातार बुखार आता रहा। डॉक्टर ने कहा कि शायद अब इस बच्चे को बचा ना जा सके। लेकिन एक दिन सुबह अचानक से उसकी माँ ने देखा, हेलन, क्या हुआ बच्ची? हेलन, सुन रहे हैं? जल्दी आइए, देखिए हमारी बच्ची, उसका बुखार उतर गया, उसने आंखें खोल ली है, वो मुस्कुरा रही है। अरे आप आते क्यों नहीं? जल्दी आइए, देखिए हमारी बच्ची में ठीक हो गई। इस तरह ही पूरा घर खुशी से भर गया। जैसे आप सब लोग हंस रहे, वैसे ही पूरा घर खुशी से भर गया था। लेकिन इस खुशी के बीच किसी को पता नहीं था कि जिस छोटी सी बच्ची को वो समझ रहे थे पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, असल में उस दिन से इस प्यारी बच्ची ने अपनी देखने और सुनने की क्षमता को जिंदगी भर के लिए खो दिया था।
सोचिए कि आप सब एक कमरे में बंद हैं। कमरा छोटा और एकदम अंधेरे से भरा हुआ है। आप उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों से टटोल कर खिड़की और दरवाजा किस तरफ है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उस कमरे में सांस नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि आपका सांस फूल रहा है, आप डूब रहे हैं, आप उस कमरे में मर रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? बाहर चिल्लाकर किसी से मदद मांगेंगे, किसी को चिल्लाकर पुकारेंगे कि अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी सांस नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे चिल्लाएंगे ना आप लोग। लेकिन सोचिए, जब आपको लगे कि आप उस छोटे से कमरे में मर रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप उस अंधकार में डूब रहे हैं, और तब आपको एहसास होती है कि आपके पास तो मदद मांगने वाली कोई शब्द ही नहीं है। आपके पास कोई आवाज नहीं है, आप बोल नहीं सकते, यहाँ तक आप अपने आवाज सुन नहीं सकते। आप सिर्फ मुंह हिलाते हैं और वहां से सिर्फ हवा निकलती है। तब आप लोग क्या करेंगे? गहरे अंधकार में डूबे हुए दिनों में मेरी हमेशा साथ देने वालों में से थी मेरी माँ एला, मेरी नर्स, जो मेरा देखभाल करती थी। बचपन में मुझे जब कुछ चाहिए होता था और वो जब नहीं मिलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा ये सारा गुस्सा जिद पिटाई के रूप में एला पर निकलता था। बाद में मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन मैं ये काम बार बार दोहराती थी। और थी मार्था, हमारी कुक की बेटी। पता नहीं कैसे, पर वो हमेशा समझ लेती थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं उस पर थोड़ा अधिकार जताती, उसको परेशान करती, लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार भी मिलता था। और था बेली, मेरा पालतू कुत्ता। मेरा पूरा दिन उसको ये समझाने में बीत जाता था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर वो बहुत आलसी कुत्ता था, इसलिए मेरे सारे कोशिशों को अनदेखा करके एक करवट बदल के सो जाता था। गहरे अंधकार में डूबे हुए दिनों में मेरी जिंदगी की ये सारी छोटी छोटी बिखरी हुई घटनाओं ने मेरे उन खामोश लक्ष्यहीन जिंदगी को और भी गहरा बना दिया। मैं अभी आपको मेरे बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार खेलते हुए मैंने अपने स्वेटर को गीला कर दिया था। स्वेटर को सुखाने के लिए मैंने अपने
स्वेटर को मैंने उसके सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं वो स्वेटर उठाने गई तो मैंने देखा कि वो स्वेटर सूखा नहीं, इसलिए मैंने उसको आग के और पास खिसका दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं फिर से वो स्वेटर उठाने गई और उसको पहनने गई तब मुझे एहसास हुआ कि आग के बहुत पास रहने के कारण उस स्वेटर में आग लग गई थी और वो आग एक पल में मेरे सारे शरीर को घेर लिया। मैं बहुत डर गई थी। मैं पूरे घर में इधर उधर भागने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक अजीब जानवर जैसी चिल्लाने लगी। शायद उस समय मेरे आसपास कोई था जिसने मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज को सुन लिया और जल्दी से मेरे ऊपर एक कंबल फेंक दिया। मुझे लग रहा था कि उस कंबल के अंदर मैं घुटकर मर जाऊंगी, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने मेरे शरीर में लगे हुए आग को बुझाने में कामयाब रहे। खैर, इस दुर्घटना में मेरे छोटे छोटे हाथ और बालों के अलावा मेरा दूसरा कोई अंग और जख्मी नहीं हुआ। अब आती हूँ मेरे परिवार पर। परिवार में सबसे बड़े और मुख्य थे मेरे पिताजी। पिताजी यूएस आर्मी के कैप्टन थे। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। बचपन में पापा मुझे बगीचे में घुमाने ले जाते थे। बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, सुंदर सुंदर फूल, ऊंचे ऊंचे फलों के पेड़। मैं ऊंची ऊंची डालियों को छूना चाहती थी। मैं अपना हाथ ऊपर उठाती थी और पापा मुझे कंधे पर उठा लेते थे। फिर मैं ऊंची डालियों को छू पाती थी। मैं जब उन ऊंची डालियों को छूती थी तो मुझे इतना मजा आता था कि मैं घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेती थी। इस तरह पापा मुझे पूरी बगीचे में घुमाते थे। पापा बहुत अच्छे कहानियां भी सुनाते थे। बचपन में जब मेरे साथ अक्षरों का परिचय हुआ तब पापा मेरे हाथों में कुछ शब्द बहुत जल्दी से और बहुत चालाकी से लिख देते थे और फिर छुप जाते थे। मैं पूरे कमरे में पापा को ढूंढती रहती थी।
ही मैं अपने टीचर के साथ उत्तर की ओर गई थी घूमने के लिए। वहां पर जाने के कुछ ही दिन बाद मुझे मेरी जिंदगी की सबसे पहली मृत्यु की खबर मिली। इसके पहले मुझे नहीं पता था मौत होती क्या है। मुझे मिली मेरी पिताजी की मृत्यु की खबर। कुछ दिनों से वो बहुत बीमार थे। किसी को बिना बताए वो अंतिम यात्रा की ओर चले गए। आपको कहा ना, पिताजी मुझे बहुत अच्छे कहानियां सुनाते थे। पापा मुझसे कहते थे कि जीवन रूपी रंगमंच में हम सब अभिनेता हैं। हम यहाँ पर आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और फिर एक दिन प्रस्थान कर जाते हैं। मेरे पिताजी ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया और फिर प्रस्थान कर गए। जिंदगी की इस कठिन सच्चाई से पिताजी के अलावा मुझे और कौन परिचय करवा सकता था। कैसा लगा अभी तक आपको? बहुत अच्छा। मेरे परिवार के दूसरा पर सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थी मेरी माँ। माँ के बारे में क्या कहूँ? जो भी कहूँ या तो वो कम पड़ जाएगा, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। मेरे जन्म के बाद से माँ की मृत्यु के समय तक माँ मेरी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा रही है। मैंने जो कुछ भी देखा, जाना, समझा, सीखा, वो सब मेरे माँ के वजह से। मेरे अस्तित्व का कारण है मेरी माँ। और एक थी मेरी बहन मिल्ड्रेड। बचपन में मैं उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। मुझे लगता था कि वो मेरे माँ के प्यार ममता में मेरी जो अकेले की हिस्सेदारी है वो मुझे उससे वंचित कर रही है। मैं जब भी माँ के पास जाना चाहती थी, थोड़ा बैठना चाहती थी, समय बिताना, प्यार बटोरना चाहती थी, तब भी वो कुछ ऐसा कर देती कि माँ का सारा समय, सारा ध्यान सब उस पर चला जाता था। मैं पूरी कमरे में माँ को ढूंढती रहती थी। और जब मुझे माँ नहीं मिलती थी तो मैं कमरे में अकेली पड़ी रहती थी, गुस्से से झुंझलाते हुए, अकेलेपन से भरे हुए एक लड़की। मुझे तब बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था
कि माँ के अलावा अब मेरे सामने कोई भी आए, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। उस समय मेरे पास एक गुड़िया थी। उसका नाम था नैन्सी। मैं उसको तोड़ती, मरोड़ती, जोर जोर से जमीन पर पटकती। मेरा सारा गुस्सा मैं उस पर निकालती थी। लेकिन मैं नैन्सी से बहुत प्यार भी करती थी। वो कभी मेरे गुस्से से परेशान होकर, डर कर मुझसे भाग नहीं जाती थी। जब मेरे पास कोई नहीं होता था, तब मेरे पास नैन्सी होती थी। मैं हमेशा नैन्सी को अपने साथ रखती। बचपन में मेरे बहुत पसंदीदा खेल था। मैं नैन्सी को अपनी गोदी में सुलाती थी और एक पालना था जहाँ पर मैं नैन्सी को डालती और उस पालने को झुलाती थी। मुझे ये करने में बड़ा मजा आता था। मैं पूरा दिन यही खेलते रहती थी। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस पालने में मेरी बहन बहुत शांति से और बहुत चैन से सो रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि जैसे उस बच्ची ने मुझसे मेरे माँ को छीन लिया है, वैसे ही वो बच्ची मेरे नैन्सी से उसका पालना भी छीन लेगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि गुस्से के चलते मैं उस पालने की तरफ भागते हुए गई और जोर से एक धक्का देके उस पालने को गिरा दिया। शायद उस दिन मेरी बहन मर जाती अगर माँ हमारे आसपास नहीं होती। आप सभी को बहुत मजा आ रहा है ना? मुझे भी आ रहा था, पर बाद में मुझे पता लगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। जब हम जिंदगी के विशाल अंधेरे भरे रास्ते में अकेले चलते हैं, तब हम उस कोमल स्नेह को नहीं समझ पाते हैं जो प्यार भरी बातों, काम या साथ रहने से पैदा होता है। हाँ, हालांकि मुझे जब अपनी इंसानी विरासत का पता लगा, मतलब मैं खुद को जानवर से इंसान समझने लगी, तब मैं और मेरी बहन एक दूसरे के सबसे अच्छे और सबसे प्यारे दोस्त बन गए थे। जब हमें कोई घर से बाहर लेकर जाता था, तो मुझे मेरी बहन के हाथ पकड़कर जाने में सबसे अधिक खुशी महसूस होती थी। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय ना उसने मेरी भाषा समझी थी और ना मैं उसकी बच्चों जैसी जुबान।
वो बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ते गए और अपने जरूरतों के हिसाब से जब वो दूसरों को अपनी बात समझाने जाती तो उसके ये अजीब सी इशारे और आवाजें बात समझाने के लिए काफी नहीं रहते थे। वो किसी को कुछ भी समझाने जाती और फिर नाकामयाब रहती और इस वजह से वो बहुत अकेलापन महसूस करती। इस अकेलेपन की वजह से उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन दिन ब दिन बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर चीखना, चिल्लाना, खुद को या दूसरों को तकलीफ देना, चोट पहुंचाना, ये उसकी हर रोज की कहानी बन गई। कभी कभी ये रोज होने लगा और कभी कभी एक दिन में कई बार। उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने हर एक वो तरकीब ढूंढा जिससे वो हेलन को शिक्षित कर पाए, लेकिन तस्कुम्बिया जैसे छोटे आबादी वाले इलाके में कोई अंधों और बहरों के स्कूल ना रहने की वजह से उनका ये कोशिश नामुमकिन लग रहा था। वैसे हेलन के कुछ रिश्तेदार भी थे, हम सब जैसे रिश्तेदार हेलन के भी थे, जिनको लगा कि हेलन को शिक्षित करने का प्रयास बेकार है, क्योंकि उनके लिए हेलन बस एक अंधी और बहरी बच्ची नहीं थी। आप हंस क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आपको, हाँ, साइलेंस, आपको बोल रही हूँ, साइलेंस। ऐसे ही रिश्तेदार थे हेलन के भी, कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। उनके लिए हेलन बस एक अंधी और बहरी बच्ची नहीं थी, उनके लिए हेलन एक मानसिक बीमार जानवर थी, क्योंकि वो दूसरों को अपनी बात आसानी से कभी समझा ही नहीं पाती थी। उनको लगा कि हेलन अगर घर में रही तो घर के बाकी जो सदस्य हैं, जो ठीक है, वो भी एक दिन हेलन के जैसे मानसिक बीमार जानवर बन जाएंगे। इसीलिए उसको पागल खाने भेज देना ही सही रहेगा। लेकिन उसके माता पिता ने हौसला नहीं खोया। वो अलग अलग लोगों से मिलने लगे, कहीं से किसी की कोई मदद मिल जाए। इसी तरह एक दिन हेलन के पिताजी को एक वैज्ञानिक के बारे में पता लगा, विश्वविख्यात वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने छोटी सी हेलन को देखा, समझा, उसकी भावनाओं को महसूस किया और उन्हीं की वजह से हेलन को उसकी पहली टीचर मिली। हेलन की टीचर मिस एनी सुलिवान, जिन्होंने हेलन को समझाया कि अंधेरे से रोशनी की ओर यात्रा कैसे की जाती है, जिन्होंने हेलन को सिखाया कि जिंदगी में कठिन परिस्थिति आने का मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, बल्कि उसका सामना करना, उससे लड़ने का नाम ही जिंदगी है। आइए अब देखते हैं, जिस दिन पहली बार हेलन की टीचर उस दिन घर आई, उस दिन हेलन का क्या रिएक्शन था। चलिए। पहली बार टीचर मेरे घर आई, वो दिन बाकी दिनों से काफी अलग था। मैं 7 साल की एक बच्ची बालकनी में अकेली खड़ी थी, मूक, व्याकुल, परेशान। दिन के आखिरी प्रहर की धूप मेरे पसंदीदा फूल और पत्तों पर पड़ रहे थे। मैं हाथों से उन्हें छूकर महसूस करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों से मेरे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद, अकेलेपन का एक तूफान बन रहा था। हर रोज किसी न किसी तरह से वो बाहर गिर रहा था। इसलिए कुछ दिनों से
मैं अवसाद में डूबी हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने कभी समुंदर देखा है? एक विशाल समुंदर, चारों तरफ कोहरे से घिरा हुआ। उस सफेद अंधकार में एक जहाज तैर रहा है, ऐसे। उस जहाज के पास कोई कॉम्पस नहीं है। उसको नहीं पता किनारा किस तरफ है, किस तरफ जाना है। बस बह रहा है, लक्ष्यहीन, दिशाहीन। मेरे टीचर मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं भी उस जहाज की तरह थी, लक्ष्यहीन, दिशाहीन, अंधकार से घिरी हुई, अवसाद में डूबी हुई एक छोटी सी बच्ची। मुझे मेरी तरफ आने वाली कदमों की आवाज की एहसास हुई। मुझे लगा कि मेरी माँ है। मैं जल्दी से उनकी गोदी में जाने के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन मेरा हाथ पकड़ा किसी और ने। मैंने पूरी कोशिश की उनकी तरफ से अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन वो हाथ अनजान था, पर स्नेह से भरा हुआ था। माँ नहीं थी, लेकिन एहसास माँ जैसी थी। उस हाथ ने मुझे बड़े प्यार से गोदी में उठाया और बगल के कमरे में लेकर गया, और फिर मेरे हाथ में एक गुड़िया थमा दिया। मैं उस गुड़िया से खेलने लगी। इस तरह हुई मेरी टीचर से मेरी पहली मुलाकात। इसके कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में गुड़िया के साथ खेल रही थी। टीचर आई और मेरे हाथ में एक कप थमा दिया। कप में थोड़ा पानी था। टीचर मुझे समझाने लगी कि मैं हाथ में जो पकड़ी हूँ वो कप है और उसके अंदर जो है वो पानी। दो अलग शब्द, दो अलग नाम, दो अलग मतलब। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन फिर से जग गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने हाथ में पकड़े हुए गुड़िया को जोर से जमीन पर पटक दिया। मुझे एहसास था कि वो गुड़िया टूट चुकी है, क्योंकि उसके टूटे हुए टुकड़े मेरे पाँव पर आकर लग रहे हैं। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि टीचर अभी गुस्सा करेगी, मुझे डांटेगी। पर टीचर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक टोपी पहना दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ ले जाने लगी। बगीचे के कोने में एक छोटा सा कुआं था। टीचर ने मेरा हाथ पकड़ा और उस कुएं से उठाया हुआ पानी में डुबा दिया। पानी के अंदर हाथ